47 से 54 तक कोई डाउट? 49। तो ये 49 देंगे फटाफट से। यार तुमने तो ये सॉल्व किया हुआ है ना, तो पता कैसे नहीं लग रहा कि सॉल्व किया हुआ है? तो किस में किया है? इसमें टिक किया करो, पता चलेगा। फिर से अरे तो पेंसिल लग से यूज किया करो भाई, पता तो चलेगा। अभी से लग रहा है कि निला के लाया उसको। 49 एटॉमिक वेट दिया हुआ है रेडियो एक्टिव का mw ग्राम, रेडियो एक्टिविटी ऑफ m ग्राम ऑफ इट्स मास। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी r की वैल्यू क्या होती है? n इंटू लैम्डा। यार ये n क्या होता है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। यही होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। यार नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई नंबर्स कैसे निकलेंगे? क्या दिया हुआ है? मास, मॉलिक्यूलर वेट। क्या मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से कुछ निकलता है? मोल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? n है, तो इतने मोल्स में कितने होंगे? इनटू n है। क्या ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनटू लैम्डा। ये आ गया एक्टिविटी। 54 तक और कुछ? 54 तक नहीं है, ये किए पक्का। 63 तक, 63 तक 50 तो 54 तक आता है ना, 63 तक कहां आता वो? 50 विच स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, अब ये ईएम वेव का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया। कंटिन्यूस थोड़ा थ्योरेटिकल भी हो गया, तो मैं याद ही करना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं और बीटा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है? अच्छा स्पेक्ट्रम कभी नाम सुना है? मैंने कभी नाम बोला है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? वेवलेंथ किस ऑर्डर की निकल रही है, उनका अरेंजमेंट। अगर मुझसे निकलने वाली रेडिएशन मैं अगर मान लो 1 एंगस्ट्रॉन भी निकाल रहा हूं, 1 2 भी निकाल रहा हूं, 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है, वो सारी वेवलेंथ अगर कोई बॉडी निकाल रही है, यानी कि वो हर एक वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, और हर एक वेवलेंथ को इमिट कर रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा कंटिन्यूस। एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा है कभी लाइफ में? क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको। ऐसे पेपर देने जाएगा तू है? लाइन स्पेक्ट्रम नाम सुना है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है। वहां पर लाइंस बनती है, इसलिए उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं केमिस्ट्री में। लाइंस क्यों बनती है वो देखें। मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन का एक एटम है, और हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस ये रहा, ये फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? माइनस में 13.6। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस में 3.4। हायर एनर्जी कौन सी है, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड से इलेक्ट्रॉन अगर यहां से इधर ट्रांजिशन हो रहा है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, और हायर से लोअर में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। कितना एनर्जी रिलीज होगी? 10.2। तो ये जो 10.2 का रिलीज हुआ वो फोटोन बन के निकलता है ना। हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक में इस पर एक क्वेश्चन भी किया था कि यार यहां से मान लो यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ, तो जो एनर्जी निकली उसको किसी मेटल पे डाल दिया, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 12.09 कुछ ऐसा था। तो ये जो 10.2 आया उसके वो एक फोटोन है, और फोटोन के लिए क्या एनर्जी? hc बाय लैम्डा। तो ये जो लैम्डा आएगा वो 10.2 के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर यानी कि सेकेंड एक्साइटेड में एनर्जी कितनी होती है? माइनस 1.51। यहां से यहां आ रही है, तो इसका एक डिफरेंस फिक्स है नहीं, इसका तो 12.09 हो गया। मान लो चलो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, तो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो 12.09 यही होगा ना? हाँ 12.09। तो ये जो फोटोन निकलेगा इस एनर्जी का यहां से, वो hc बाय लैम्डा। तो ये जो वेवलेंथ होगी वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसे ही यहां से जो एक एनर्जी निकलेगी सेकंड से थर्ड में, वो एनर्जी डिफरेंस भी एक फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग भी एक वेवलेंथ निकलेगी। तो मेरे पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है अभी तक? 3। सेकंड से फर्स्ट में,
थर्ड से सेकंड में या थर्ड से फर्स्ट में। इसमें जो वेवलेंथ निकलेगा वो 10.2 एनर्जी के अकॉर्डिंग निकलेगा। इसमें जो वेवलेंथ निकलेगा वो 12.09 के अकॉर्डिंग निकलेगा। इसमें जो वेवलेंथ निकलेगा फोटोन का वो इसके एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग निकलेगा। इन वेवलेंथ के अलावा बीच में और कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि फिक्स है। इतने एनर्जी डिफरेंस के लिए तो hc/λ से लैम्डा फिक्स है। बीच की कोई मान लो इसमें जो वेवलेंथ, अच्छा एनर्जी ज्यादा, एनर्जी जो है थोड़ी ज्यादा है, तो इसका मैंने वेवलेंथ बोल दिया, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम। इसकी एनर्जी और ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, मान लिया 4000, यूं ही ले रहा हूं। ये अगर 4000 है और इसकी लैम्डा 5000, तो 4000 निकलेगा और 5000 निकलेगा, इसके बीच में कुछ नहीं निकलेगा। मतलब 4000 की एक लाइन आई, 5000 की एक लाइन आई, बीच में कुछ नहीं मिला। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, कि एक एक लाइन ही मिल रही है, कंटिन्यूस नहीं। 4000 से 5000 के बीच का सारा आइटम खत्म, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर 4000 भी निकलता, 4001, 4002, 3, 4, जैसे 5000 तक कंटिन्यूसली निकलता, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि हर एक वेवलेंथ निकल रही है। इसका मतलब ये होता है, ये समझ में आएगा कंटिन्यूस और लाइन का। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन क्यों होता है? क्योंकि स्पेसिफिक डिफरेंस जो होता है उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा निकलता है, इसलिए ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, अदरवाइज नहीं। तो बीटा का जो अल्फा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, अल्फा का। ये हायर स्टडीज में आता है, तुम्हारे यहाँ किसी काम का नहीं, पता नहीं क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है। अल्फा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, बीटा का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस। तो इसमें क्या पूछा है? कंटिन्यूस किसका है? शायद बीटा ही होगा। 52 बीटा। लाइन स्पेक्ट्रम पूछता तो अल्फा आता। 63 तक 60। ये आरएन क्या होता है? रेंडियर क्या होता है? क्लास में बैठा है ना भाई, देख डिसिप्लिन तू रहेगा तो फिर मैं क्लास में तुझे अलाउ करूंगा, वरना तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वैसे भी तेरा डिसिप्लिन लेवल बहुत अच्छा है, समझ ही रहा होगा तो, और वो रिजल्ट में मिलेगा भी सही शायद, अगर ऐसा ही रहा तो, ऐसा ही रहा तो। सुबह भी लेट आता है, अभी चल सुबह तो मैं भी लेट आता हूँ। अभी क्यों लेट आया? अभी तो मैं तो जल्दी आता हूँ। रीडिंग में आर एन डी के इंटू पीओ, ये क्या है? क्या होता है पता है? पोलोनियम। बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल विद हाफ लाइफ ऑफ 4 दिन, 4 दिन का हाफ लाइफ है। एक सैंपल है इतने एटम्स का, 12 दिन बाद में उसमें कितने आरएन लेफ्ट रहेंगे? कैसे करोगे? कितने हाफ लाइफ होंगे? 3 हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ में 1/2, 2 हाफ लाइफ में 1/4, 3 हाफ लाइफ में, ये एक्टिव है या वीक है? तो बस 1/8 कर दो। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ तो है। 70 तक 70, हाँ 68। हाफ लाइफ 12.5 आवर्स है, क्वांटिटी इतना है, कितने टाइम बाद में 1 ग्राम बचेगा? हम पेन नहीं चलाएंगे। 256 का आधा हाफ लाइफ दिया है तो आधा आधा कर लें। 256 का आधा 128, 1 हाफ लाइफ। 64 2 हाफ लाइफ। 32 3 हाफ लाइफ। 16 4, 8 5, 4 6, 2 7, 1 8, 8 लाइफ, हाफ लाइफ, और 8 हाफ लाइफ, और 1 हाफ लाइफ कितने की? 12.5, तो 8 को 100 नहीं, 100 आवर्स। वाह, धुला दिया मैंने इसको।
70 तक और कुछ, 70 तक, 87 तक, 87 तक नहीं होते कि डाउट तुम्हारे हो गए सर? 63 पता नहीं डाउट पूछने में तुम हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन। ये तो हाफ लाइफ जो होता है वो ln2 अपॉन लैम्डा था ना, यही तो आया था, रिजल्ट निकला था ना ये तो ये वही तो, ये तो शायद फर्स्ट ऑप्शन ही है। एक और रिलेशन था याद हो तो, हाफ लाइफ इक्वल्स टू टी एवरेज, ये एक और आया था, क्योंकि एवरेज लाइफ क्या थी 1 अपॉन लैम्डा। नहीं मानेगा ना, पता नहीं चलता, मतलब पूरी क्लास में कोई भी बोल दे तेरी आवाज अलग लगती है ना। एक तो उठ, इधर आ गया। 87 तक और कुछ, और कोई दूसरे टॉपिक में इसमें किए हुए हो तो एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। चलो पूछ लो भाई जो भी है, कम से कम कुछ करो ना करो PYQ तो जरूर करा करो, पढ़ने के बाद में पता तो चलेगा हमने क्या पढ़ा है। 17 एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें 2 रेडियो एक्टिव है, 17 नंबर एक्सरसाइज 2, 17 एक्सरसाइज 2 में 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है, A1 और A2 वाला। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 20 सेकेंड है, इसकी हाफ लाइफ 10 सेकेंड है। A1 में 40 ग्राम मटेरियल है और A2 में 160। इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो मैथमेटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्टिव अमाउंट जो है वो दोनों मिक्सचर में इक्वल कितने सेकंड बाद में होगा। हाफ लाइफ दिया है तो आधा आधा करके खेल लें। कितना आएगा, पहले 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, 5, 2.5। मैं यहीं तक रहने देता हूं, इसको भी आधा करके देखते हैं। 20, हाँ यहां आ रहा है इक्वल, है ना। और इसके बाद में 10, फिर 5, यहां भी आ रहा है। अच्छा इसमें कितना टाइम लग रहा है, 20, यहां 20, यहां 20, यहां कितना लग रहा है, 10। तो 10 और ये 10, क्या 20 सेकेंड बाद में 40 हुआ? लेकिन ये तो पहले ही 40 था, तो ये नहीं होगा, है ना। ये तो पहले ही 40 था, 20 सेकेंड बाद में तो ये 20 हो जाएगा। क्या एक और 10, एक और 10 और एक और 10, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 40 सेकेंड के बाद में 10 हुआ, और ये एक और 20 के बाद में 10 हुआ, यानी कि ये भी 40, ये भी 40, मतलब 40 सेकेंड के बाद में इक्वल हो गए। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है दोनों के एक्टिव न्यूक्लियाई बराबर कर दो किसी भी इंस्टेंट पर, ऐसे ये आएगा N0। अच्छा मास है ना, शायद मास बराबर कर दो तो ये आ जाएगा M0 2 टू हाफ लाइफ है तो T टू द पावर, ये नीचे हाफ आएगा, कितना इसका 20, और दूसरे वाले का 10। इसको सॉल्व कर लो, यहां रख देना 40, यहां रख देना 160, सॉल्व कर लेना, मैथ है और कुछ, इससे आ जाएगा 10। और कितने लोगों ने रेडियो एक्टिव की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली? मतलब कि कहां से कहां तक था, 87 कर लिया, कोई डाउट? बाकी लोग डाउट है? आगे सर है, आधी एक्सरसाइज किया, ये दे देगा उसको। अच्छा हमने तो फोटो इलेक्ट्रिक का भी सॉल्व किया था, क्या DPP सॉल्व किया था असाइनमेंट, ये नहीं किया। इसमें हो डाउट तो पूछ लेना भाई कभी भी। कहाँ तक बात हुई थी? फिशन स्टार्ट हो गया था, कहाँ तक पहुंचे थे? बाइनरी टर्शियरी हो गया था कि मोस्ट ऑफ फिशन आर बाइनरी, 4 आउट ऑफ 1000
टर्शियरी। उसके बाद में ABC कुछ ऐसा लिखा था क्या? ठीक है, चलो। जो हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, अच्छा, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? रेडियो एक्टिविटी अपने आप होती है और फिशन और फ्यूजन के अंदर कुछ बाहर से प्रोजेक्टाइल यूज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जिसको बोलते हैं। हमने बोला था कि यार A और B मिलकर, मान लो अच्छा A जो है, ये लिखना नहीं है, शायद कल लिख दिया होगा, A से B और C बन रहा है, तो मतलब A जो है वो टूट रहा है। A अगर टूट रहा है यानी कि टूटा क्यों होगा? शायद ये स्टेबल नहीं होगा और ये स्टेबल बन गया होगा इसलिए टूट रहा होगा। स्टेबल बन रहा होगा तो स्टेबल बनने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। पूछा जा रहा है ये एनर्जी कैसे निकालो? कितने तरीके हैं? दो, एक तो मास डिफेक्ट के फॉर्म में और एक बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। मास डिफेक्ट में मास किसका ज्यादा होता है? A का, क्योंकि उसका मास ज्यादा, इसका मास कम, तो जो मास कम हुआ होगा वो एनर्जी के फॉर्म में निकल गया, तो मास डिफेक्ट निकालेंगे। और मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब SI में दिया है तो C की वैल्यू रख देना, और अगर डेल्टा एम AMU में आया तो 931.5। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिट्रॉन का 0.51, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी यही होता है। जिसका एक MU मास होगा उसका ये होता है। और इसमें ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? जो स्टेबल होता है, यानी कि B और C की बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हो, तो पहले न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक हमने पार्ट किया था, उसी के आगे कंटिन्यू करना, कोई एडिंग नहीं है। मान लीजिए हमारे पास में यूरेनियम है, यूरेनियम जो है अपने आप तो टूटेगा नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव तो नहीं है ये, हाँ, लेकिन ये अनस्टेबल जरूर है। लेकिन ये अनस्टेबल है तो इसको तोड़ने के लिए, अपने आप तो होगा नहीं, स्पॉन्टेनियस तो है नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए बाहर से कुछ फेंका जाता है, और बाहर से कुछ फेंका जा रहा है वो है न्यूट्रॉन। कुछ और भी फेंका जा सकता है, मैंने लिखा था प्रोजेक्टाइल क्या कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, उस साइड लिखा था मुझे याद है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन बोल दिया, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी फेंक सकते हैं। ये कभी कभी बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, साथ में तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ये याद नहीं रखना क्या बनता है, कभी काम नहीं आएगा। लेकिन कभी यही चीज जिनॉन और स्ट्रोंशियम में चेंज होता है। स्ट्रोंशियम कैसे लिखते हैं? SR, ऐसे लिखते हैं। फिर लेकिन वहां पर 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, लेकिन एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैं बोल रहा हूं ना, ये बाइनरी फिशन हुआ, बाइनरी फिशन। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिशन आर बाइनरी, मतलब टूटकर 2 बनेंगे। लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी है, कभी 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से हमने टकराया, ये क्या है? प्राइमरी न्यूट्रॉन। प्राइमरी न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूट्रॉन तोड़ने के लिए फेंका, प्रोजेक्टाइल। और ये जो बने हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो है आगे और किसी और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे। ये यूरेनियम के सैंपल में जो हजारों लाखों करोड़ों न्यूक्लियाई होंगे अलग अलग एटम में, उसमें ये भी एक से टकराया। फिर एक ने जो है वो इतने बना दी, एक कभी वो 3 बनाएगा, कभी वो 2 बनाएगा, एवरेज कितना बनाया? 2.5। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, न्यूक्लियर फिशन में एवरेज सेकेंडरी न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2.5 एवरेज, कभी 2 कभी 3। अच्छा, ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी कहां से निकली होगी? ये एनर्जी निकली ना, ये कहां से निकली होगी? मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट दिया होगा तो उससे निकाल लेते हैं, और अगर नहीं दिया तो किससे निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी से। इसकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा होगी क्या? थोड़ी सी स्लो लग रही है। कौन सा वाला है? 7 नंबर बराबर का है, मेरी आवाज है तो।
कभी बेरियम बनेगा, कभी क्रिप्टॉन बनेगा, कभी जीनॉन, तो कभी स्ट्रोंशियम बनेगा, कभी 2 निकलेंगे, कभी 3 निकलेंगे। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। तो ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन होते हैं एवरेज वैल्यू इनकी कितनी आएगी? एवरेज सेकेंडरी न्यूट्रॉन इन फिशन 2.5। ये एक पॉइंट है ऐसा भी। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये मास डिफेक्ट्स है, कुछ ना कुछ मास कम हुआ होगा, लेकिन फिक्स नहीं है इतना। लगभग अप्रोक्सीमेटली जितना भी मास हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं उसका 0.1% खत्म हो जाता है। मान लो यहां पर 1000 है, 1000 ग्राम मान लो, 1000 ग्राम का 0.1%, 1% तो 100 होता है, 100 का 1.1 मतलब 1। तो अगर ये 1000 है तो ये दोनों का सबका मास कितना बनेगा? 999। बाकी 1 ग्राम 1000 में से 1 यानी कि 0.1% वो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसा अप्रोक्सीमेटली है, हमेशा फिक्स नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला कि नहीं 0.15% लॉस है तो हमें 0.15 लेना है, 2% 0.2 है तो 0.2 लेना है। लेकिन लगभग ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी जो होती है 0.1% ऑफ मास। तो मतलब ये मास डिफेक्ट है। एक्चुअल में मास डिफेक्ट कितना हुआ? जो इनिशियल में हमने मास यूज किया होगा उसका 0.1% खत्म हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो तो। ये नाम याद नहीं करने की कब क्या निकलेगा, 2 किस्में निकले, 3 किस्में निकले, ये कहीं काम नहीं आएगा, कहीं भी काम नहीं आएगा। बस कभी 2 निकलते हैं, कभी 3 निकलते हैं, ये बताया। अच्छा ये जो हुआ है ये क्या हुआ? न्यूक्लियर फिशन। बड़ा यूरेनियम का एटम 2 छोटे पार्ट में टूटा है। कितने एटम टूटे? 1 यूरेनियम का 1। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, जैसे तुमने एक सैंपल वाला दिया था, कितने थे उसमें? 0.8 × 10⁸ एक आंसर भी मॉड्यूल में पूछा था। इतने सारे एटम है तो उसमें से भी 1 के लिए हुआ है, और 1 के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। ऐसे 8 × 10⁻10 टूटेंगे तो फिर तो बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी। और अच्छा 1 मोल यूरेनियम, 1 मोल यूरेनियम मतलब कितना? Na मॉलिक्यूल, Na मतलब 10⁻23 मॉलिक्यूल एटम, 10⁻23, और 1 से कितना निकला? इतना। अच्छा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻−19, मेगा 10⁻6, 10⁻6 और -19 10⁻−13। ये तो 1 से हुआ, 1 मोल में कितने होंगे? 23। तो -13 और +23 कितना आएगा? +10, मतलब 10⁻10 जूल निकलेगी 235 ग्राम यूरेनियम से। 235 ग्राम यूरेनियम से 10⁻10 जूल एनर्जी, सब बर्बाद, शायद स्टेट जाए पूरा का पूरा। 10⁻10 जूल, इसलिए रखते ही नहीं है इतना। 1 मोल ही बहुत काफी होता है, रखते नहीं इतना। पता नहीं जाने कितने बिलियन ट्रिलियन में आएगा ये, पैसा बहुत लगेगा इतना खरीदने में, तो कोई सेल भी नहीं कर पाता। या ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 यूरेनियम के एटम से निकला है, अब वो एनर्जी कहां काम आएगी? वो एनर्जी का कुछ पोर्शन ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन निकले हैं उसके पास जाता है। ये न्यूट्रॉन जो है चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये भाग दौड़ कर रहे हैं, यही ब्लास्ट करवाते हैं, ये लोग ही ब्लास्ट करवाते हैं। इनके पास में अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये बाकी उस यूरेनियम के अंदर, उस यूरेनियम के सैंपल में जो दूसरे होंगे उनको तोड़ेंगे और हर एक को तोड़कर इतनी एनर्जी निकालेंगे, फिर उसकी एनर्जी और ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर और टूटेंगे। ऐसे करते करते चेन रिएक्शन बनेगी, चेरनोबिल बन गई। तो यहाँ पर वो चेन रिएक्शन ही हुई थी, वहां पर न्यूट्रॉन जो थे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। ये एनर्जी का लगभग 93% पोर्शन ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स ले लेते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए, और बाकी 7% जो है वो गामा रेडिएशन। बोलते हैं ना यार न्यूक्लियर है, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो रेडिएशन फैल रहा है, वो क्या, वो 7 एनर्जी, एक फिशन में जो 7% एनर्जी है 200 का, वो गामा रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसमें लिखे
This 200 mega electron volt energy from a fission, this 200 mega electron volt energy from a fission divide in two portions. Divide in two portions. 7% energy in form of gamma radiation, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फिशन में 200 का इतना पार्ट, और जो 93 है 93% एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। चलो ये फिशन का थोड़ा थोड़ा बेस हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल या फिर रो मटेरियल, मटेरियल मतलब फ्यूल। हमें न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन में जो फ्यूल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? यूरेनियम। वो नेचुरल कितना मिल जाता है और कैसे काम आता है वो देखते हैं। क्योंकि यूरेनियम को तोड़ना है हमें, तो यूरेनियम नेचुरल या फिर हमें जो जहां से भी हमें चाहिए होगा वो किस फॉर्म में मिलता है, वो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यार यूरेनियम जो होता है अगर हमने अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है बनाएगा तो अपन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। अगर हमने यूरेनियम को अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया तो यूरेनियम के जो सैंपल में 99.3% और दूसरा क्या आएगा 0.7%। ये 99.3% जो होता है वो होता है यूरेनियम 238 आइसोटॉप होता है, और 7% जो होता है वो होता है यूरेनियम 235। ये काम आता है फिशन में 0.7%, बाकी ये सब कचरा है। वरना तो ज्यादा निकाल लेते हैं, फिर वही 10⁻10। इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं कर पाता है? यार ये वाला जो है वो इजीली न्यूट्रॉन से फिशन नहीं करवा पाते। अगर हमने इस पर न्यूट्रॉन से अटैक भी करवाया, मतलब ये जो तो यूरेनियम था, ये कौन सा वाला है 235, 238 इतना सारा है, तो उसको हम फिशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? यार ये जो 238 है, इस पर अगर न्यूट्रॉन से अटैक करवाया तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी के दिमाग में आया तो न्यूट्रॉन को थोड़ा फास्ट कर दो, न्यूट्रॉन फास्ट हो जाएंगे, तो भैया पहले ही फास्ट है और एनर्जी निकलेगी, 93% लेगा और फास्ट होगा। जो कल बनने वाला था चेरनोबिल वो आज बन जाए, इसलिए हाई काइनेटिक एनर्जी पहले नहीं दे सकते। हाई काइनेटिक एनर्जी दी तो न्यूट्रॉन ही तो आगे प्रोसेस बढ़ाता है, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो कहानी खत्म। अभी पता चलेगा न्यूट्रॉन कैसे कहानी आगे बढ़ाता है। तो यहां पर ये वाला जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238 can't be fission by slow neutrons. It absorbs slow, वो स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब हमारे लिए अभी कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यूरेनियम 235। लेकिन यार इतना कम है, तो फिर इसको बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल। कि हम फ्यूल जो भी हमने रॉ मटेरियल अर्थ से निकाला उसको एनरिच करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल। इस फ्यूल के अंदर जो यूरेनियम 235 का पोर्शन है इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.7% to 3%। तो अगर मेरे पास में एनरिच्ड यूरेनियम है तो इसके अंदर यूरेनियम 235 कितना होगा 3%, और यूरेनियम 238 कितना होगा 97%। ये भी क्वेश्चंस लैंग्वेज क्वेश्चंस आए हुए हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तुम देखोगे भरे पड़े हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन पर। वो ये छोटी छोटी चीजें जो कहानी के फॉर्म में। क्या पहले तो मुझे पता चल गया यूरेनियम को तोड़ा तो यार कभी 2 निकले कभी 3 निकले, तो एवरेज सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो है 2.5 निकले, और हर एक एटम के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकली। ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगभग जो मास कम हुआ हो, जो मास होगा ना उसका 0.1% कम हुआ हो, तो 0.1% वैल्यू मास की खर्च खत्म हो गई होगी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। लेकिन हमेशा फिक्स नहीं है कि ये लेना, अप्रोक्सीमेटली 0.1% होता है।
ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन है इसका 7% गामा फोटोन के फॉर्म में रेडिएशन एरिया में रेडिएशन के फॉर्म में फैल जाता है, तो बोलते भैया इस एरिया में मत जाओ। बाकी 93% के न्यूट्रॉन से लेके घूमते फिरते रहते हैं और बाकी यूरेनियम के दूसरे सैंपल से टकराते हैं और यही सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, कंट्रोल चीजों को अनकंट्रोल करने में। लेकिन इनको रोकने के लिए भी कुछ होता है वहां पर प्रोविजन जो मैंने चलाया अभी है। अब मोहल्ले से गली मोहल्ले में यूरेनियम ढूंढ रहे हैं जमीन खोद के, तो जमीन खोद के घूम रहे तो वहां पर तो रो यूरेनियम निकलेगा, उसमें इतना सा ही होता है काम का यूरेनियम जिससे हम फिशन करवाते हैं, बाकी सब कचरा होता है। वो क्यों कचरा होता है? क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हम उससे ये वाला पार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एनी हाउ ये अच्छा भी है। जब न्यूट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं तो यही उनको एब्जॉर्ब करके शांत करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें लेकिन यार इतना कम है तो इतना बड़ा मशीन हम पावर प्लांट बना रहे हैं तो इतने से फ्यूल को लेके क्या करेंगे यार? 1 ग्राम लिया और 1 ग्राम में से 0.7 मिलीग्राम, 1 ग्राम में से 7 मिलीग्राम काम में आ रहा है, तो ये तो एफिशिएंसी बहुत कम होगी। तो इसको एनरिच करते हैं, एनरिच करने का मतलब उसमें यूरेनियम 235 बढ़ाया जाता है और यूरेनियम 235 जो होता है वो 3% तक बढ़ा देते हैं और ये 97 होता है। लिखो इसको। अच्छा गलत है, कांट बी फिशन, ये चेंज करना है। लिख लिया क्या? चलो चेन रिएक्शन देख रहे हैं जिसके कारण कई बार चीजें कंट्रोल हो जाती है, कई बार अनकंट्रोल हो जाती है। क्यों होती है देखते हैं। मान लो यूरेनियम का एक एटम लिया हमने, सिर्फ स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल न्यूट्रॉन दिया जिससे ये बेरियम और क्रिप्टॉन में, और मान लो 3 न्यूट्रॉन निकल गए, 2 निकल गए, प्रोबेबिलिटी क्या निकलना है पता नहीं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये अभी 3 न्यूट्रॉन उस रिएक्टर में, उस रूम के अंदर जहां पर यूरेनियम था और न्यूट्रॉन फेंका वहीं घूम रहे हैं। इस 3 न्यूट्रॉन ने 200 में से 93% एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली। अब ये जो है क्या एक ही थोड़ी ना होगा, उस सैंपल में तो बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, बहुत सारे यूरेनियम होंगे। तो यहां पर ये जो 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ये रहा, एक न्यूट्रॉन ये रहा और एक न्यूट्रॉन ये रहा, ये 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग यूरेनियम से टकराएंगे और 3 अलग अलग यूरेनियम से टकराएंगे तो यहां पर 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन फिर बनाएंगे, इधर भी 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनाएंगे, यहां भी 3, और वापस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर एक में निकलेगी। फिर ये जो 3 है वो 3, ये सलमान खान के बहुत बड़े फैन, 3 लोगों की हेल्प। तो ये हम फिर वापस से 3 यूरेनियम से टकराएंगे, फिर वापस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और वो 3 हर एक में 3, पता नहीं कि पागल हो गए। ये चेन रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है और कुछ तो अपने आप ही हो जाता है। तो ये चेन रिएक्शन तो हमारे पास होगी, इसलिए मैंने रफली बना दिया क्या क्या है ना, इसको कहीं बनाने के लिए तो बोला नहीं जाएगा, लेकिन कई चीजें तो अपने आप हो जाती है। लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन ये जो बर्बाद करते हैं किसी भी प्लांट को, लेकिन ये ना हो तो रिएक्शन आगे बढ़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि अगर यही खत्म हो गए तो फिर इससे कौन टकराएगा। लेकिन जो हमारे पास में रिएक्टर होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन का लॉस भी होता है। कौन से न्यूट्रॉन? सेकेंडरी न्यूट्रॉन। किस कारण होता है? सबसे पहले हर एक न्यूक्लियर फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली है, उसका 97% उसने ले लिया और काइनेटिक एनर्जी आ गई अच्छी खासी। तो कई बार वो रिएक्टर से बाहर लीक होकर निकल जाता है।
इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कितना ही इंसुलेटेड रख दो, कितना ही पैक कर दो, कई बार न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो पहली चीज तो है लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स, लीकेज ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, क्योंकि उसमें काइनेटिक हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों है? ड्यू टू 93% एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इस कारण। दूसरा यार एक और चीज थी जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238। कई बार ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो यार ये लॉस हो जाता है। मान लो जितने हमारे पास में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए उससे ज्यादा लॉस हो गए थे, फिर रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? पावर प्लांट बना, बार बार थोड़ी ना ये न्यूट्रॉन डालेंगे कि जेब में थोड़ी ना कि निकाल कर देंगे। एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि जितने बन रहे हैं उतने ही लॉस होते जाए कि मेंटेन रह लेवल, ना तो न्यूट्रॉन्स बढ़े ना कम हो। क्योंकि अगर न्यूट्रॉन्स कम होना स्टार्ट हो गया थोड़ी देर बाद में 2 दिन बाद में प्लांट बंद हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हो गया 2 दिन बाद में ब्लास्ट हो जाएगा, 2 दिन क्या 1 घंटे में बर्बाद हो जाएगा। तो वो बैलेंस बना रहना चाहिए। उसके लिए एक चीज है, उसी से जुड़ा हुआ चीज है, एक होता है क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज क्या होता है? ये होता है यूरेनियम की वो मिनिमम साइज, यूरेनियम जो फ्यूल लिया है हमने वो मिनिमम साइज जिससे जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो लॉस हो रहे हैं उनमें बैलेंस बना रहा है। वो मिनिमम साइज का मतलब क्या है? यार अगर मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया यूरेनियम का तो ज्यादा एटम, और ज्यादा एटम तो अगर जितने भी न्यूट्रॉन टकराएंगे तो न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं ज्यादा एटम से, और ज्यादा एटम से टकरा रहे तो ज्यादा सेकेंडरी न्यूट्रॉन आ रहे हैं, और ज्यादा सेकेंडरी न्यूट्रॉन आ रहे हैं, कुछ लॉस भी हो रहा होगा। ज्यादा लॉस हो गया कोई बात नहीं, ये न्यूट्रॉन अभी बचे हुए बहुत सारे एटम है उनसे टकरा जाएंगे, लेकिन हमने यूरेनियम का सैंपल ही बहुत कम ले लिया, बहुत छोटा सैंपल ले लिया हमने, तो यार वो तो जितने भी टकराए होंगे उससे सेकेंडरी न्यूट्रॉन हर एक ने 3-3 बना दिए। मान लो वो लॉस हो गए तो, और ये एटम भी नहीं बचे तो फिर अब किससे टकरा के नए सेकेंडरी प्रोड्यूस करवाएं? तो इसलिए एक मिनिमम एक क्रिटिकल साइज होती है किसी भी प्लांट की कि भाई इतना मिनिमम साइज तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये एकदम स्मूथली चल पाएगा। उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल साइज, किसकी? फ्यूल की। यहां तक लिखो फिर इसकी डेफिनेशन।